नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ स्वदेश। ये खास सेगमेंट मार्केट महारथी में आज के मेहमान हैं गुरमीत चड्ढा। और गुरमीत जी हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं बातचीत करने के लिए। बाजार की काफ़ी पुराने कंट्रीब्यूटर हैं गुरमीत जी। इस समय तो बाजार में बल्ले बल्ले हो रही है क्योंकि ऑल टाइम हाई का माहौल है, गिव और टेक। और अभी भी बाजार में गोइंग इनटू इलेक्शन वगैरह वगैरह उसके बियॉन्ड लग रहा है कि मोमेंटम ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि आप बहुत सारी फैमिली ऑफिस और अल्ट्रा एचएनआईज के साथ भी काम करते हैं, क्या आपको एक सेंस आ रहा है कि अभी भी काफ़ी पैसा साइडलाइन में बैठा है और धीरे धीरे वो भी आगे आने वाले हफ्तों में जैसे क्लैरिटी आएगी पॉलिटिकल एंड पे बाजार में आने लगेगा? अजय जी, थैंक यू। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करना। और जब बाजार बीच में जब करेक्शन आया था निफ्टी में 800 पॉइंट, हमारी चर्चा हुई थी कि ये मतलब बाय ऑन डिप्स मार्केट रहा है और रहेगा। यही टेम्पलेट रही है कुछ साल। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा ड्राई पाउडर क्रिएट किया था क्योंकि इवेंट रिस्क था। पहले बाजार एक्चुअली इवेंट रिस्क को प्राइस ही नहीं कर रहा था। फिर जब थोड़ा बहुत डेटा आया, थोड़ा सोशल मीडिया में हाइप हुआ कि वोटर टर्नआउट कम है, वो क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो क्योंकि पिछला एक साल बहुत अच्छा रहा है पोर्टफोलियोज के लिए। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हैं तो आपने पिछले साल 30-40% बनाया है। स्मॉल मिड कैप में आपने 50-60-70% बनाया। तो थोड़ा सा ड्राई पाउडर बहुत फैमिली ऑफिसेज ने, अल्ट्रा एचएनआईज ने क्रिएट किया कि इवेंट रिलेटेड अगर रिस्क है तो थोड़ा ड्राई पाउडर होना चाहिए। दूसरा, हमें लगता है कि पुरानी कहावत है जी की, मोर मनी इज वेस्टेड इन टाइमिंग द मार्केट एंड वेटिंग फॉर करेक्शन देन करेक्शन इटसेल्फ। तो आप देखिए, अगर आपने कोविड के हाई पे भी बाजार में पैसा लगाया होता जनवरी फरवरी में 2020 में, जब निफ्टी करीबन करीबन 11,500-12,000 था और उसके बाद मार्केट 35% गिरा था, वहां से भी 4-4.5 साल में पैसा डबल हुआ। तो मुझे लगता है हम कई बार बहुत ज्यादा एक्सेस फोकस करते हैं एक इवेंट को लेके, जो मैं मानता हूँ बड़ा इवेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ छोटा इवेंट है, बट वो कहते हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं है आउटकम। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा बाजार प्राइस इन कर रहा है कंटिन्यूटी को। और वो थोड़ा बहुत जैसे जैसे एक आध फेस और होगा, आई थिंक प्राइस में आना शुरू करेगा। और लिक्विडिटी बहुत सारी है साइडलाइंस पे। रिटेल मनी भी काफी बहुत अच्छा फ्लो है, एटलीस्ट हमारे एंड पे। हमें काफी नए इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हो रहे हैं। रिटेल अफ्लुएंट, एचएनआई, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई भी अगर वॉलेटिलिटी आएगी तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट के लिए, अगर वो इवेंट रिलेटेड वॉलेटिलिटी है तो भी। राइट, ये तो हो गई इलेक्शन की बात। गुरमीत, अर्निंग सीजन भी वाइंड अप हो रहा है। आपने जो आपके पोर्टफोलियो में अर्निंग्स हैं वो कैसी रही, जरा फ्लेवर दीजिए। और उसकी कॉन कॉल्स में किस तरह की कमेंट्री नजर आई आपको मैनेजमेंट की तरफ से? तो अर्निंग्स ओवरऑल अच्छी रही हमारी है, जबकि बाजार की मिक्स्ड रही। तो जो हमारे हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं, जैसे ऊनो मिंडा है जिसका नतीजा कल आया, बहुत अच्छे नंबर्स आए। और ऊनो मिंडा के साथ एक अच्छी चीज क्या है कि वो तीनों सेगमेंट्स में है कार के प्रीमियमाइजेशन में। आप देखिए, सेफ्टी सेगमेंट, सेफ्टी में एयरबैग्स आता है, सेंसर्स आता है, वहां पे बहुत डोमिनेंट है। एक है कन्वीनियंस सेगमेंट जिसमें आपका स्विचेस आता है, लॉक्स आते हैं, हॉर्न्स आते हैं, तो उसे हम कन्वीनियंस सेगमेंट बोलते हैं। वहां पे बहुत डोमिनेटिंग है, स्विचेस में तो बहुत क्लियर मार्केट लीडर है। फिर एक है आपका प्रीमियमाइजेशन एस्थेटिक सेगमेंट जिसमें आपके अलॉय व्हील्स आते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आते हैं, ईवी पोर्टफोलियो आता है। तो तीनों सेगमेंट्स में अच्छे हैं। किट वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये साल उनकी कई नई कैपेसिटी जैसे अलॉय व्हील्स, एयरबैग्स, कार सीट्स की और ऑपरेशनल होगी, तो उसका आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। डिफेंस रिलेटेड पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हमारे, चाहे वो जेनटेक रहा हो, सोलार इंडस्ट्रीज रहा हो, एचएएल रहा हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो। बैंक्स की अर्निंग थोड़ा मिक्स थी, बट इन जनरल अच्छी अर्निंग थी। चाहे आईसीआईसीआई था, एक्सिस था, फेडरल था, एचडीएफसी था। एचडीएफसी का आई थिंक मुझे लगता है शायद एक बेस बनना शुरू हुआ है। एक पॉकेट्स में अर्निंग्स थोड़ा वीक थी हमारी, जैसे केमिकल्स में हमारे पास थोड़ा सा हमने अब जाके कॉन्ट्रेरियन प्ले लेना शुरू किया है। हमें लगता है शायद डी स्टॉकिंग और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज प्राइस में है। हालांकि एक्सपोजर बहुत कम है और थोड़ा सा आईटी हमारा मिक्स बैग था। ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे हमारा जो अर्निंग ग्रोथ आया करीबन करीबन 21% आया है अभी तक। और कुछ एक कंपनीज, बहुत थोड़ी कंपनीज रह गई हैं पोर्टफोलियो में। और हम थोड़ा सा एफएमसीजी और रूरल फेसिंग इकोनॉमी की तरफ, उस कमेंट्री हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, वहां पे हम थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि कंजम्पशन कंपनीज बैक टू बैक कह रही हैं कि रूरल इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स हैं। आज हुंडई ने भी बताया ये बात ईटीन पेपर में हमारे कि उनकी जो रूरल रीजन की जो सेल्स हैं वहाँ पे एसयूवी ज़्यादा बिक रही हैं छोटी गाड़ियों के वनस्पत, जो एक तरह का संकेत है कि शायद बाइंग पावर वापस आ रही है। ये रूरल में आप कैसे खेल रहे हैं? आपने क्या देखना शुरू किया, स्टडी कर रहे हैं?
तो बेसिक तो सबसे पहले आपका क्योंकि जो इलेक्शन होता है वो एक तरीके का मिनी स्टिमुलस होता है रूरल इकोनॉमी में। आपने पढ़ा होगा काफी लेबर शॉर्टेज है अभी गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, क्योंकि वोटिंग के लिए लेबर जाती है और इलेक्शन में एंगेज हो जाते हैं और काफी मिनी स्टिमुलस रहता है इलेक्शंस के आसपास। तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन में भी देखने को मिला है और थोड़ा सा डिस्ट्रेस भी दूर हुआ है फार्म आउटपुट को लेके, प्राइसेस को लेके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लेके। तो हमने एफएमसीजी कंपनीज ऐड करी पोर्टफोलियो में, टाटा कंज्यूमर ऐड किया, आईटीसी ऐड किया, कुछ एक फूड कंपनीज ऐड करी स्मॉल स्मॉल मिड कैप स्पेस में। हम टू व्हीलर्स पे भी फोकस कर रहे थे, हमें उस पे काफी रिवॉर्ड मिला है। टीवीएस होल्डिंग्स ने 11,000 का न्यू हाई बनाया। वो एक स्पेशल सिचुएशन था, स्टॉक स्प्लिट हो रहा था तीन में, सुंदरम क्लेटन, टीवीएस होल्डिंग और प्रेफरेंस शेयर में। हमने कुछ एक्सपोजर टू व्हीलर एंसिलरीज में लेना शुरू किया। संधार का अगर आप मिक्स देखें तो 50-50 है। लॉक्स बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं बाइक्स के, जो टीवीएस की बेस्ट सेलिंग मॉडल है अपाची और रेडर, उसका फ्रेम जो होता है वो संधार बनाता है। तो कुछ हमने टू व्हीलर्स के एंसिलरीज के थ्रू एक्सपोजर लिया है और थोड़ा सा हम ध्यान एग्रोकेमिकल की तरफ लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे लगता है शायद बॉटमिंग आउट होना शुरू हो रही है प्राइस वाइज। शायद एक क्वार्टर का पेन और है, बट आपको थोड़ा जल्दी एंटर करना पड़ेगा। और अजय जी आप देखिए, हमने कोविड के पहले 2019 में 2.35 करोड़ मोटरसाइकिल्स बेची थी। हम अभी भी उस नंबर पे नहीं आए, हालांकि क्योंकि हम नंबर 2020 से देखते हैं, तो वो नंबर 2019 का अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। और थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन आप देखिए, खाली कार में नहीं हो रहा है, जो 125 सीसी सेगमेंट ही 65-70% है। तो जो ये प्रीमियमाइजेशन बेटर प्ले कर रहा है, जैसे टीवीएस और बजाज है, उसने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है और थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो टू व्हीलर स्टॉक्स पे भी नजर है, अदर देन हैविंग जो एमएनएम और बाकी है हमारे पोर्टफोलियो। बढ़िया बात बोली, मतलब रूरल का टाइम आ चुका है। अ, ये आपका जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, थोड़ा सा और आपका जानकारी लेना चाहूँगा। ये 4 साल से नहीं चला है। अब कुछ डील्स हो रही हैं वहाँ कहीं-कहीं पे, कुछ कमेंट्री एसआरएफ, यूपीएल ने अच्छी कमेंट्री दी, आरती ने एक यूपीएल के साथ डील कर ली नई कम। ये यूजुअली तब होता है कि कहीं न कहीं मैनेजमेंट्स को भी दिख रहा है कि एक आगे मोड़ है, वहाँ से चीज़ें सुधरेंगी। आप कैसे खेल रहे हैं एग्रोकेमिकल? थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व भले ही, लेकिन खेल कैसे रहे हैं? तो हमने आरती में थोड़ा एक्सपोजर लिया था। उनके नतीजे आपने देखा होगा, पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़े से बेटर आए हैं। नई कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। अगर आपने दीपक का भी कॉल सुना हो तो उन्होंने फ्लोरोक्लोरिनेशन और नई केमिस्ट्रीज में अपने प्लान्स बताए हैं आगे के साल। तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल देख रहे हैं। और एक हम टाटा केमिकल कर रहे हैं, क्योंकि सोडा ऐश जो है वो फाइनली ग्लास में जो एंड यूज है वो हाउसिंग और इंफ्रा और ऑटो है सोडा ऐश का, जो कि ग्लास में यूज होता है। और उनका रैलिस इंडिया में एक्सपोजर है एग्रोकेमिकल के थ्रू, और करीबन 10 टाइम्स मल्टीपल पे। मैं मानता हूँ नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, पर क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी है, गवर्नेंस रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है। तो और उनका स्पेशलिटी साइड जो ईवी साइड का पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा लग रहा है। तो इन स्टॉक्स पे हमारी थोड़ी निगाह है। एक्सपोजर हमने भी बहुत कम लिया है, 3-4% भी नहीं होगा पोर्टफोलियो का, बट हम ग्रेजुअली सोच रहे हैं थोड़ा सा हेड ऑफ द कर्व इसमें क्या हम पोजीशन ले सकते हैं। सिमिलरली हम आईटी में भी देख रहे हैं कहाँ पे ग्रीन शूट्स है, कहाँ पे थोड़ा सा हायरिंग पिकअप है, कौन सी कंपनीज पिवट कर रही हैं सर्विसेज से प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म बिजनेस में। तो ये जो पिवट ठीक तरीके से कर पाएगा, वो मुझे लगता है डिस्प्रोपोर्शनेट वेल्थ क्रिएट करेगा इन्वेस्टर्स के लिए। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेस के बारे में बात करते हैं। ये जो एनबीएफसी स्पेस है, इसमें एक तो ट्रेडिशनल एनबीएफसीज रही हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल को फंड करके टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़ी बन गई। आपने ऑलरेडी खेली हैं कुछ उसमें से। और एक नई एज एनबीएफसीज आ रही हैं जो जो बात कंज्यूमर ड्यूरेबल में हुई थी सिबिल के आने के बाद कि लोन लेके नहीं देना बहुत मुश्किल, वैसे ही अब जो है एक तरह से क्रेडिट ब्यूरो के आने के बाद टेक्नोलॉजी बैक कुछ एनबीएफसीज आ रही हैं, वहाँ में आपने कहीं ना कहीं कुछ देखना शुरू किया है। आप मुझे उस प्ले के बारे में बताएं, क्या ये समझदारी की बात है उधर देखना? हाँ, तो एनबीएफसीज में जैसा आपने बोला, कई किस्म के एनबीएफसीज हैं। एसेट फाइनेंसिंग है, इंफ्रा लेंडर्स हैं जैसे आरईसी, पीएफसी, इरिडा है, और नॉर्मल एनबीएफसीज हैं। तो कुछ छोटी एनबीएफसी, हमारा पूना वाला में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैनेजमेंट चेंज के बाद। जब से मैग्ना फिनकॉर्प से पूना वाला हुआ, हमारे लिए ऑलमोस्ट 3x हुआ। हमें एक और एनबीएफसी पसंद है, यूग्रो। वो ज्यादातर एसएम, मेन फोकस उनका एमएसएमई में है। को लेंडिंग और खुद की बुक्स का रेशियो ऑलमोस्ट अब 50-50, ऑलमोस्ट 46-47% को लेंडिंग करते हैं। और उनका एक बड़ा जो नजरिया है कि वो क्रेडिट कॉस्ट देख के यील्ड डिसाइड करते हैं कि 2% के ऊपर क्रेडिट कॉस्ट नहीं जाना है। तो उनका जो एवरेज यील्ड होता है पोर्टफोलियो का, वो 12 से 18% होता है। हालांकि
एंड कई एनबीएफसी जैसे होती हैं जो 22, 24, 25% यील्ड चेस करती हैं, वो कम चेस करते हैं। 12 to 18% एमएसएमई फोकस एनबीएफसी है, टेक्नोलॉजी बैक्ड है, अपना उनका एक फ्रेमवर्क है एमएसएमई का। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे सिबिल स्कोर होता है इंडिविजुअल का, ऐसा उनका एक फ्रेमवर्क है एमएसएमई स्कोर का। सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, इतना इतना सिंपल है नहीं एनालॉजी। हमें अच्छा लगता है, अभी उन्होंने फंड रेज भी किया है। और उसके अलावा मुझे लगता है ये जो बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है अजय जी, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एनबीएफसी पे आएगा, क्योंकि इनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट नहीं होता है खासा, इनको बॉन्ड मार्केट से ही रेज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की यील्ड अगर 7 के नीचे आएगी, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो वेल रन एनबीएफसी हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है रैली में, जैसे बजाज फाइनेंस का जब निफ्टी ने 22,000 बनाया था तो 8,500 रुपए का आया था, अभी भी 6800 रुपए है। चोला है, श्रीराम है, जो अच्छी एनबीएफसी हैं, मुझे लगता है वहां भी अपॉर्चुनिटी आएगी जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड नीचे आती है। गुरमीत, बैंक्स, हम लेंडर्स की बात कर ही रहे हैं तो बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। किस हिस्से में आपको बैंक्स में सबसे ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है, जहां ग्रोथ अच्छी है अर्निंग्स की, एसेट क्वालिटी वगैरह, डिपॉजिट का इशू कंट्रोल में है और रिस्क रिवॉर्ड भी सही हो? देखिए, एक जहां मुझे लगता है हम सबकी लर्निंग हुई है मार्केट में, वो पीएसयू बैंक है, क्योंकि सब उसको एक ही ब्रश से पेंट करते थे। मैंने पिछले 2 क्वार्टर में जो टॉप 5-6 पीएसयू बैंक्स हैं, उनका आरओए निकाला 2 क्वार्टर का, और मैंने शायद 10 साल में पहली बार कंसिस्टेंटली 1% आरओए देखा है। फिर हम लेवल 2 गए, हमने देखा ये आरओए जो 1% अचीव हो रहा है, ये कितना ऑपरेटिंग मेट्रिक से हो रहा है और कितना रिकवरी और ट्रेजरी गेन से हो रहा है। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें 3-4 बैंक्स और दिखे जो कोर ऑपरेटिंग मेट्रिक्स पे भी अच्छा कर रहे हैं। एसबीआई क्लियरली लीडर है, हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखा, कुछ हद तक हमें वो थोड़ा बहुत अर्ली साइंस हमें पीएनबी में भी दिखे। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स, मुझे लगता है थोड़ा सा री रेटिंग और करेंगे, रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है पिछले 1-2 सालों में। और एक मुझे लगता है कुछ एक जगह, कुछ एक पीएसयू बैंक सिर्फ रिकवरी और ट्रेजरी गेन के उस पर अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ग्रॉस स्लिपेज बढ़ रहा है, तो वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और मुझे लगता है एक लीडरशिप शिफ्ट हुआ है प्राइवेट बैंक में, आईसीआईसीआई और एक्सिस ने वो लीडरशिप ली है। बहुत बेहतरीन नतीजे आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियरली इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस किया है। थोड़ा सा स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, तो हम उसमें और पोजीशंस दे रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक, मुझे ऐसा लगता है 1 क्वार्टर के बाद अजय जी, अगर ये इस क्वार्टर में शायद मुझे लगता है बॉटमिंग आउट हुई है निम्स की, अगर वो थोड़ा सा अच्छा क्रेडिट ग्रोथ दिखा सके, डिपॉजिट में ऑलरेडी शानदार 25% के आसपास मार्केट शेयर है उनका इंक्रीमेंटल डिपॉजिट में, तो मुझे लगता है एक वो स्टेबलाइजेशन होना शुरू हुआ है मर्जर का, और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और थोड़े से हम टीयर 2 बैंक्स जो हैं, मिड साइज बैंक्स हैं, जैसे फेडरल और आरबीएल, वहां पे भी थोड़ी सी पोजीशंस। गुरमीत, हम बात करें पीएसयूज की, तो नॉन बैंकिंग पीएसयूज में आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है? कुछ है आपके पास पोर्टफोलियो में? अभी नहीं है? नहीं, हम आईआरए तो मिस कर गए, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यदि इनका एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीए रिकॉग्निशन बड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल एनबीएफसीज और बैंक से। और आपको कभी भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस में देखिए, और आप अगर आपको बैंक्स 2 के बुक वैल्यू पे मिलते हैं, और स्टेट रन एनबीएफसीज या एसेट फाइनेंस या इंफ्रा लेंडर 3 या 4 के बुक वैल्यू पे मिलते हैं, तो रिलेटिवली बैंक ज्यादा बेटर पोजिशन है, रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे ज्यादा अच्छा है। और बहुत सारे लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को ये फंड करते हैं। कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में कुछ छोटा मोटा कभी नेगेटिव न्यूज या एक्सीडेंट आ सकता है, तो मेरे हिसाब से उस पॉकेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो। मेरा मेरा बहुत नेगेटिव व्यू नहीं है उनको लेके, बट क्योंकि इतना तेज प्राइस मूवमेंट आया है, तो कोई हार्म नहीं है थोड़ा सा सम पार्ट ऑफ द कुछ पार्ट उसमें आप अगर प्रॉफिट बुक कर सकते राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफेंस के बारे में बाट करते हैं। हमने देखा है कि पूरे दुनिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है, हर इकोनॉमी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। इस करंट सरकार की डिफेंस से फोकस रही है और पिछले 3-4 साल में यह स्पेस चला है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी रहती है पॉलिसी एंड पे, तो चांसेस हैं कि डिफेंस यहां से भी चलेगा। एटलीस्ट अर्निंग्स बहुत तगड़ी चल रही है, जैसे एचएएल की हाल ही में अर्निंग्स थी। आप मुझे बताएं, आप डिफेंस को अपने पोर्टफोलियो में कैसे खेल रहे हैं? हैं। तो हम काफी लकी रहे, जैसे मैंने आपको बोला, डिफेंस में हमारे पास सोलार इंडस्ट्रीज था, जो हमारे लिए मैंने ये 2017 में एंटर किया था, तो हमारे लिए ऑलमोस्ट 10 बैगर रहा है। और अभी भी जो डिफेंस पोर्टफोलियो है वो सिर्फ 10% है उनके रेवेन्यू मिक्स का, और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मुझे लगता है अगले 2-3 साल में शायद ये 30-40% होगा। पिनाका रॉकेट का अगर आप पोटेंशियल देखें, अभी वो बल्क बम्स पे काम कर रहे हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, काफी अच्छा डिफेंस पोर्टफोलियो उनका शेप अप कर रहा है। उनकी जो सब्सिडी है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, हम जेनटेक में हमें काफी बेनिफिट मिला। जेनटेक एक एक्चुअली न्यू एज टेक प्ले है डिफेंस में, सिमुलेटर्स बनाते हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाते हैं। मैं उनके अबू धाबी वाले सेंटर में गया था, मैं काफी इम्प्रेस हुआ। उनका पेटेंट सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, 70% है।
बहुत इनोवेटिव कंपनी, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, और कुछ हमने पीएसयूज में ठीक ठाक रिटर्न बनाए, जैसे एचएएल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। 40-50 का अर्निंग मल्टीपल है, बहुत सारे ये कंपनीज 20-25 के ईवी बाय एबिटा मल्टीपल पे आ गए हैं। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफसेट और रिस्क क्लॉजेस होते हैं। कुछ अगर आपने सप्लाई किया, वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, तो आपको कितना कॉल बैक करना पड़ेगा, उसका क्या कॉम्पनसेशन होगा, थोड़ा लेवल 2 जाने की जरूरत है नेचर ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो मिल रहे हैं।